नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से ही। जी, हम आज हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग चर्चा करेंगे एक साथ। जैसे अभी पहला चुनाव जो है अंधेरी का उपचुनाव का मुद्दा है, जिसमें जो है अब दोनों यानी कि भाजपा और उद्धव गुट शिवसेना अब आमने सामने लड़ाई में पूरी तरह से निकल चुके हैं। इसके ऊपर हम पहला चर्चा रखेंगे। थत्ते जी, आप क्या कहेंगे इस जो लड़ाई को आप किस तरह देख रहे हैं? आज एक अच्छी बात हुई है कि जब हम बात करने बैठे हैं तभी टीवी पे एक न्यूज़ चल रही है कि राज ठाकरे जी ने एकनाथ शिंदे जी से बात की, मुलाकात की। और वो मुलाकात इसीलिए थी कि सपोर्ट। तो ये अच्छी खबर किसके लिए है? अच्छी खबर, हाँ ये अभी आपने ना ऐसा मुद्दा उठाया कि मुझे वो अच्छी लगी इसलिए क्योंकि मैं शिंदे समर्थक हूँ। शिंदे मेरे दोस्त भी हैं और उनके प्रति मेरे मन में आस्था, प्रेम और मैं उनका समर्थक होने की भावना होने के कारण अच्छी। तो इसको बुरी खबर भी बोल सकते हैं क्योंकि शिवसेना ठाकरे गठ जो है आमने सामने लड़ाई तो एक के लिए बुरी होगी, एक के लिए अच्छी होगी। तो इसके तो जो अभी जो भी घटेगा वो एक के लिए अच्छा और दूसरे के लिए बुरा होगा। मुझे आपने बराबर पकड़ लिया कि आप अच्छी खबर बोल रहे हो, किस हिसाब से बोल रहे हैं। तो बराबर है, आपने बोला वो सही है कि मैं दिल से मन से शिंदे साहब के साइड में हूँ करके मुझे वो खबर अच्छी लगी कि राज ठाकरे ने इनसे अपना समर्थन दिया। समर्थन जाहिर नहीं किया मगर करेंगे, अभी फॉर्मेलिटी है। मगर उसमें एक हिच मुझे ऐसी दिख रही है कि उम्मीदवार है भाजपा का जी और समर्थन और बातचीत हुई है शिंदे साहब के साथ। तो शायद हो सकता है कि शिंदे साहब के साथ जो बातचीत हुई वो किसी और मुद्दे पर हुई होगी। हो सकता है ना क्योंकि अगर बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करना है तो फडणवीस के साथ भी उनके मधुर संबंध है। आशीष शेलार तो उनका दोस्त ही है, खुला विचार रख सकते थे। तो वो उनसे बात करना ज़्यादा बेहतर होता, सपोर्ट के लिए ज़रूरी था। अभी यहाँ पे ऐसा है कि शिंदे साहब का कैंडिडेट है नहीं वहाँ पे। कैंडिडेट है बीजेपी, कैंडिडेट है नहीं, लेकिन उनका चुनाव चिन्ह भी मिल गया, उनको पार्टी का नाम भी मिल गया। हाँ, सब हो गया। वो बात अलग है। मगर इसमें ऐसा है कि चुनाव चिन्ह जो है वो बीजेपी का लेके ही मुरजी पटेल लड़ रहा है। तो शायद ऐसा मुझे लगता है, अभी आपने थोड़ा मुझे सोचने पे मजबूर किया कि हो सकता है कि शिंदे साहब की और राज ठाकरे जी की जो बातचीत हुई है वो अंधेरी के बारे में रेफरेंस निकला होगा। इन्होंने तो शिंदे साहब का स्वभाव ऐसा है कि वो बोले होंगे कि अंधेरीला आम्हाला तुमचा सपोर्ट पाहिजे, ऐसा बोले होंगे। और वो भी बोले होंगे कि ठीक है देखेंगे, क्योंकि कैसे है ना, उनको भी बीजेपी के लोगों ने मस्का लगाना चाहिए ना जी। बिना बीजेपी वाला कोई फडणवीस नहीं मिला, आशीष शेलार नहीं मिला और इन्होंने शिंदे साहब से मिलके सपोर्ट दे दिया तो महत्व नहीं रहेगा, बिल्कुल महत्व नहीं रहेगा। और लोग बोलेंगे कि उम्मीदवार है बीजेपी का, बीजेपी वाला नहीं आया कोई आपके पास, आपको तब देना चाहिए। तो आपने मुझे सोचने पे मजबूर किया है, इसलिए मैं अभी नया निष्कर्ष निकालता हूँ कि हो सकता है किसी और मुद्दे पर चर्चा की होगी। तो दूसरी बात यह है कि अभी राज साहब की बात आपने निकाली है, तो वहाँ भी एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अभी बुरी किस लिए और अच्छी किस लिए, इसके लिए मुझे आप फिर से टोक सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि अमित जो राज साहब का बेटा है उसने डिक्लेयर किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आऊँगा और चुनाव भी लड़ूंगा। मतलब विधानसभा चुनाव लड़ेगा और मेरे ख्याल से दादर, माहिम वगैरह जो एरिया है वहाँ से कहीं से लड़ेगा वो। तो एक अच्छी खबर है। मगर बुरी खबर मेरे हिसाब से मनसे वालों के लिए ये है कि राज साहब ने 2 दिन पहले ऐसा जाहिर किया कि चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, चुनाव के बाद अगर सत्ता आती है तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा और मतलब मेरे पार्टी का कोई सैनिक मुख्यमंत्री बनेगा या मंत्री बनेगा। मतलब बाला साहब की जो भूमिका थी। मगर कैसे है ना कि बाला साहब थे, वो रिमोट कंट्रोल से भी कंट्रोल करके चला सकते थे। मगर यहाँ पे ऐसा है कि लोग वोट को कौन कैंडिडेट है मनसे का ये नहीं देखते, वो राज ठाकरे को वोट देते हैं। तो अगर राज ठाकरे आने वाले नहीं हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं, मंत्री बनने वाले नहीं हैं, पावर उनके हाथ में नहीं होगी, रिमोट कंट्रोल से चलाने की वो बात करेंगे। सर अभी ऐसा है कि रिमोट कंट्रोल राज साहब का जो है वो कितना दुर्बल है वो हम देख चुके हैं। क्योंकि उनके जितने नगर सेवक आए उनमें से एक छोड़ के सब छोड़ के गए।
गए कि नहीं? बिल्कुल गए। आमदार थे वो भी छोड़ के चले गए। तो नगर सेवक बड़ी संख्या में कहाँ कहाँ आए, वो सब चले गए। तो इनके रिमोट कंट्रोल से, राज साहब के रिमोट कंट्रोल से काफ़ी फर्क, उनके लोग नहीं काम करते, ये आज तक का अनुभव है। तो राज साहब अगर खुद बन रहे हैं तो लोगों में आशा होगी कि चलो राज साहब को वोट देते हैं। तो राज साहब के बदले अभी उनके जो 8-10 लोग हैं जिनके नाम अभी मैं नहीं लेना चाहता, उनमें से कोई राज ठाकरे नहीं है, उनमें से कोई राज ठाकरे नहीं है। और अमित ठाकरे को वो बनाएंगे नहीं, बिल्कुल, क्योंकि पहली बार वो खड़ा हो रहा है। बाला नांदगांवकर से लेके बहुत सीनियर आदमी बहुत अंदर है, तो उनमें से किसी को बनाने की बात करेंगे। दूसरी बात ऐसी है कि उन्होंने ऐसा घोषित किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं और मैं कुछ बनूंगा नहीं, जो भी बनना होगा मेरा सैनिक बनेगा। और इसके लिए सर अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि इनकी सरकार आने की संभावना कम से कम 10-20% तो होनी चाहिए। आज की तारीख में ऐसा है कि मनसे की सरकार, अपनी सरकार है, जहाँ पे मुख्यमंत्री इनका बनाया जाए, ऐसी सरकार आने की संभावना 10% भी नहीं है। कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, भाजपा है, शिवसेना शिंदे है, शिवसेना ठाकरे है, बहुत सारे लोग हैं जी। उसके बाद इनका नंबर आता है, तो इनको किसी के साथ ही जाना होगा। मतलब कि 6वां नंबर आ जाता है। हाँ, मतलब ऐसा 6वां 7वां 8वां हो सकता है कहीं की रोल प्ले करें। की रोल मतलब सर ऐसा होना चाहिए कि इनके कम से कम 10 या 20 आमदार चुन के आने चाहिए, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए कि 145 का ये रहता है, क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी। तो ऐसा होना चाहिए कि 120 है या 125 है, जो भी पार्टी है दोनों के समान है, और इनका जिनके साथ जाएगा उनका मंत्रिमंडल आएगा। ऐसी अगर अवस्था होती है तो ये बोल सकते हैं कि भाई इसको मंत्री करो, इसको मंत्री करो, वो हो सकता है। तभी रिमोट का काम कर सकते, तभी वो रिमोट कम से कम उनके मंत्रियों पर चलेगा, मगर सरकार के ऊपर उनका नहीं चलेगा, क्योंकि बीजेपी वाले आते हैं तो भी मानेंगे नहीं और ये भी नहीं मानेंगे, और बीजेपी को सपोर्ट अभी तो दे रहे हैं। तो थोड़ा सा राज ठाकरे अगर ये बोलते थे कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं कुछ बनूंगा, तो जो लोग वोट करने वाले हैं वो बोलते थे कि हाँ राज साहब के लिए हम वोट करेंगे। अभी उद्धव और राज में से वोट करने की अगर बारी आई तो लोग राज ठाकरे को प्रीफर करेंगे और उनको वोट देंगे। तो उन्होंने ये बहुत बुरी खबर दे दी कि मैं कुछ बनूंगा नहीं, मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं रिमोट से करूंगा, मेरा कोई मंत्री, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये भी ज़रा ज़्यादा ही हो गया। लेकिन सर इसका असर जो है, जो स्थानीय निकाय चुनाव जैसे बीएमसी का चुनाव भी करीब है, एकदम मतलब लगा ही है, क्या उस पर असर पड़ेगा मराठी वोट बैंक के ऊपर? हाँ, मतलब कैसे हैं कि राजनगर से तो नहीं बन सकते जी, नहीं, वो आमदार बन सकते हैं या खासदार बन सकते हैं, आमदार ही बन सकते हैं या बनना चाहिए उनको। नगर पालिका नहीं बोलता हूँ ना, मराठी वोट में इसका असर ऐसा रहेगा कि राज साहब रिमोट कंट्रोल से करना चाहते हैं, जबकि लोग चाहेंगे कि वो इंडिपेंडेंटली खड़े हो जाए ताकि उनकी ताकत दिखाई दे। अभी क्या हो जाएगा, मुर्जी पटेल जो है उसको उन्होंने सपोर्ट किया है जी, हाँ, तो उसकी वजह से मराठी वोट जो है वो स्प्लिट नहीं होगा। ठाकरे के साथ जो मराठी वोट जाना है वो जाएगा। अभी ठाकरे के साथ पटेल मतलब गुजराती आ गया। हाँ, नहीं वो बात है, नहीं कैसे है ना कि इनका अगर कैंडिडेट खड़ा हो जाता था तो लोगों के मन में ये भ्रम पैदा होता था कि भाई ये भी मराठी आदमी की साइड लेने वाला आदमी है, राज ये भी है और शिंदे भी है। तो उसमें कैसा होता था, मैं चाहता हूँ मतलब मैं तो ऐसा सुझाव दूंगा कि बीजेपी वाले उनका सपोर्ट लेके गलती कर रहे हैं। उनको चाहिए कि मनसे को सपोर्ट करो बिहाइंड द कर्टन, और उनको बोलो कि खड़े रहो सब जगह, काटो वोट। वो वोट काटने वाला पार्टी है, जैसे काफ़ी फायदा हो सकता था। तुम्हारा MIM है जी, अंबेडकर की पार्टी है, वो कांग्रेस के वोट काटते हैं जी, और उनका उपयोग होता है। इसलिए बीजेपी देखो उनको बढ़ावा देती है। बीजेपी का सबसे प्यारा सबसे न्यारा अगर कोई दोस्त होगा तो MIM OAC, क्योंकि OAC जितना ये करेगा मुस्लिम वोट खींचेगा उतना कांग्रेस का नुकसान है, राष्ट्रवादी का नुकसान है, शिवसेना का भी कुछ हद तक है। तो अभी अगर वो सपोर्ट देते हैं तो सपोर्ट का सर कुछ फ़ायदा होता नहीं है, सपोर्ट से कुछ होने वाला नहीं है। उससे बदले उनका उम्मीदवार अगर खड़ा हो जाता था ज़्यादा सपोर्ट होता तो
वोट स्प्लिट होते हैं, क्योंकि राज और ये तीन अभी तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि तो अभी तो अंतिम तिथि निकल गई। अंतिम तिथि निकल गई है, तो सपोर्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अपोज में रहते क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है। तो कम से कम वही नाव चल रही है तो उसके ऊपर सवार हो जाओ, तो वो करना पड़ेगा। और अमित के बारे में मैं बोलूँगा कि आदित्य की अमित की तुलना होगी, रोहित पवार की और अमित की तुलना होगी, और तुम्हारे नीतीश राणे जो हैं उसकी और इसकी अमित की तुलना होगी। तो ये 4-5 जो यंग जनरेशन के लीडर हैं उसमें अमित ठाकरे की पर्सनालिटी सबसे राइट मुझे दिख रही है। उसके बाद ये नीलेश राणे जो है, नीतीश राणे उसकी पर्सनालिटी एक उभर कर आई है, वो भी एग्रेसिव है। और रोहित पवार भी एग्रेसिव है, वो भी अच्छा, वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन जैसा रोहित पवार ये कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमित के लिए अच्छा भवितव्य रहेगा। और हो सकता है कि कल अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि राज ठाकरे इनके लिए लोग वोट करना है, तो वो सोचेंगे भाई चलो राज खुद कुछ नहीं बन रहे मगर उनका बेटा तो बन सकता है, ऐसा थोड़ा हो जाएगा। तो ये अच्छा और बुरा ऐसा थोड़ा कॉम्बिनेशन हुआ। सर अभी और एक मुद्दा मैं आज की चर्चा में लेना चाहूँगा कि अजीत दादा पवार ने ऐसा बोला कि जब तक मेजॉरिटी है तब तक ये सरकार बनी रहेगी। ये क्या पागलपन है, मेरे समझ में नहीं आता। मेजॉरिटी तो है, हर किसी के पास रहेगा, और जिसके पास मेजॉरिटी उसकी सरकार रहेगी। आपकी मेजॉरिटी थी तब तक आपकी भी सरकार थी ना। ये तुम्हारे बोलने की क्या जरूरत है कि भाई उनके पास मेजॉरिटी रहेगी सरकार, ये तो कानून से विधि लिखित है कि भाई जिसकी मेजॉरिटी उसकी सरकार रहेगी। आपने क्या नया कह दिया, और ऐसा कहने में क्या है मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, हर कोई बिल्कुल ये कॉमन सेंस वाली बात है। इसमें आपने कह के क्या बड़ा तीर मारा है कि भाई उनकी मेजॉरिटी रहेगी तब तक रहेगी। अरे ये बच्चा, छोटा बच्चा भी बोलेगा कि मेजॉरिटी जिसकी उसकी रहेगी। सीधी सी बात है। उसमें एक दूसरी बात है कि आज नीतीश राणे ने ऐसा बोला है कि विरोधी पक्ष नेता जो फडणवीस थे जब तब उनका अस्तित्व जिस तरह से दिखता था उस तरह से अजीत दादा का दिखता नहीं है। ये बात सच है, मगर उसका कारण भी है कि अजीत दादा जो हैं वो नर्वस हैं, क्योंकि ऐसा है कि उनको विरोधी पक्ष नेता बनाया है ठीक है, मगर सुप्रिया सुळे को बढ़ावा दे रहे हैं पवार साहब, तो उनका भवितव्य खतरे में है। और उनका कैसे है, वो एकनाथ शिंदे भी अभी बन नहीं सकते क्योंकि उतना मेजॉरिटी राष्ट्रवादी में तब तक नहीं मिलेगी जब तक पवार साहब एक्टिव है। तो उनके लिए मतलब अच्छे दिन नहीं है, बुरे दिन ही उनके भी चल रहे हैं। और एक बात है कि नारायण राणे साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उन्होंने बोला कि इसका अंधेरी का जो है उसका जिम्मा मैं लेता हूँ, वो चुन के लाने का। वो अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे बहुत आशंका है, डर बोलूँगा तो फिर मैं सिंधे समर्थक हूँ इसके, ये हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। मुझे आशंका है कि आज पहला दिन है, सुबह से मैं जितना भी मीडिया देख रहा हूँ उसके ऊपर वो लटके मैडम देव ऋतुजा लटके उसका ही दिखाई दे रहा है, मतलब हावी है मीडिया पे। और उनकी ये पदयात्रा शुरू भी हो गई, अभी बीजेपी वाले मुहूर्त ढूंढ रहे हैं शायद कि भाई कब शुरू करना है, क्या करना है। ये मतलब मराठीमध्ये आम्ही बोलतो आघाडी घेतली, तशी त्यांनी आघाडी घेतली, त्यांची मशाल घेऊन ते फिरायला लागले। ये अभी तक मुर्जी पटेल का तो आज चैलेंज भी हुआ है, क्योंकि खालसा जो सिख धर्म के लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं, मुर्जी पटेल का दूसरा कोई ऑब्जेक्शन है, उन्होंने शिंदे गुट के इसके ऊपर किया, शिंदे गुट ने इनके ऊपर किया, तो उनका भी आज एक हुआ है। मगर मेरे को डर लगने लगा है कि शिंदे साहब ये सोचते हैं कि ये बीजेपी का कैंडिडेट है, तो खर्चा अगर करने की बारी आई है तो बीजेपी करे, सही है, बिल्कुल उनके हिसाब से सही है। शिंदे साहब का कैंडिडेट होता तो शिंदे साहब कुबेर बन के उसमें खर्चा करते थे, मगर अभी इनके पास लोढ़ा जैसा कुबेर है जी, वो पैसा दबा के रखेगा और शिंदे साहब उसके लिए खर्चा करेगा, ये क्यों है? ये सही भी नहीं है जी। उनको खर्चा करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोढ़ा आखिर मारवाड़ी है, तो वो व्यवहार में सब अच्छे तरह से करेगा, पार्टी के लिए कितना पैसा छोड़ेगा तो मुझे डाउट आ रहा है। और मीडिया तो उद्धव की तरफ जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो मुझे आशंका है कि अगर ऐसी हालात रहे तो फडणवीस सभा लेते रहेंगे, शिंदे साहब सभा लेते रहेंगे, मगर
वोटर्स को अटैक करने के लिए जो भी बिहाइंड द कर्नर करना होता है और मीडिया को जो करना होता है वो कोई करेगा नहीं। सब बोलेंगे हमारी हवा है, मोदी है, शाह है, ये है, वो है। और अभी मोदी साहब ने एक सभा तो एक कॉरपोरेशन के लिए एक जगह ली थी, तो शायद वो सोचते होंगे कि मोदी की एक सभा हो जाए तो वातावरण बदली हो जाएगा। बट उपचुनाव के लिए मोदी जी क्या आ सकते हैं, आपको लगता है? मोदी जी हैं, उनको अगर लगा कि ये एक चुनाव अगर हम हारते हैं तो मुंबई महापालिका जाएगी, भविष्य तय करता है ये चुनाव। और 40 आमदारों में से 20 का तो हार्ट अटैक आ जाएगा कि अरे अंधेरी हार गए हम लोग, मतलब हमारा भविष्य खतरे में है, तो फिर वो चालू हो जाएगी, पावर को इस्तेमाल करें। हाँ, तो मोदी आ जाएंगे इसके लिए। जब उनको लगेगा कि भाई हारने की संभावना बढ़ रही है तो आएंगे। मगर अभी तो ऐसा दिख रहा है कि शिंदे साहब, मुझे लगता है कि भाषण करना और मॉरल सपोर्ट देना, उसके परे जाके अपना फंडिंग नहीं करेंगे। और बीजेपी वाले जो हैं वो हवा में रहेंगे कि हमारी हवा है, मोदी है, शाह है, ये है, वो है। और अगर ऐसी स्थिति जो आज की तारीख में है, और मीडिया तो पूरा उद्धव के साथ है, और लोग भी मुझे बोल रहे हैं कि सिंपैथी उद्धव की हो रहे, तो अगर ऐसा रहा सहानुभूति या फ़ायदा मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है उद्धव को। वो तो एक बेचारी उसका हस्बैंड गया है करके सहानुभूति, उद्धव के सहानुभूति, उसको रोकने के प्रयास किए उसकी सहानुभूति, बहुत सारी सहानुभूति के फैक्टर बहुत है। और कांग्रेस का वोट सर हम गिनना चाहिए, 25-30 हज़ार वोट उनको भी मिलते हैं, कांग्रेस ने सपोर्ट दिया है। और अंबेडकर ने आज बोला है कि अगर कांग्रेस और शिवसेना हमको अप्रोच होती है हम उनको सपोर्ट देंगे। मतलब यहाँ मनसी की बात हो रही है तो वहाँ अंबेडकर का सपोर्ट अगर मिला तो सर 30 हज़ार तो दलित है वहाँ पे। 30 हज़ार में से 10-15 हज़ार अगर दलित भी अंबेडकर की वजह से उधर चले गए तो कांग्रेस के 25-30 हज़ार सारे प्लस पॉइंट जो उद्धव की तरफ ढकेल रहे हैं। तो इधर का प्लस पॉइंट क्या है भाजपा का? उनके पास एक ही है प्लस पॉइंट, मोदी शाह। और मोदी शाह महापालिका में कितना इनकैश कर सकते हैं? मोदी पंतप्रधान है ना, वो थोड़े महापौर बनने वाले हैं। और आशीष शेलर भी आमदार है, वो मंत्री बनेगा, उसका भी डायरेक्ट ये नहीं है। और इनके पास मुंबई के लिए एक चेहरा होना चाहिए था, वो चेहरा इनके पास नहीं, ऐसा किसी के पास नहीं है, पर इनके पास तो बिल्कुल है। और ये मुर्जी पटेल है ना, वो कल तक सर उसका प्रवास देखो, वो कांग्रेस में था, वो शिवसेना में था, वो अभी बीजेपी में आया, फिर अपक्ष हुआ, फिर बीजेपी में आया। और कल अगर शिंदे साहब के गुट को टिकट देते थे वो उसकी तैयारी उनके पास भी खड़ा रहने के लिए। मतलब वो ऐसा चालू आदमी है, मतलब पपलू रहता है ना, हर कलर में ढल जाएगा। नहीं, वो जोकर रहता है ना कि एक्का दूरी तिरी चौवा पंजा छक्का, ऐसा होता है, वैसा है वो, उसको अपना कुछ नहीं है और उसका कलंकित इतिहास है सब। तो मुझे आज अगर पूछेंगे आप, आज की तारीख में, आज जो दिन है उस दिन को मैं बोलूँगा कि चांसेस इनके, कल तक मैं बोल रहा था कि 50-50, सर मुझे अभी उद्धव के चांसेस 60 और इनके 40 दिख रहे। ये तो आपके लिए बैड न्यूज़ है फिर? हाँ, मेरे लिए भी बैड न्यूज़ है, मगर इनको सावधान होना चाहिए, काम करना चाहिए। और एक फडणवीस और आशीष शेलार को ये समझना चाहिए कि भाई जो भी करना है वो आपको करना है, शिंदे साहब करेंगे ऐसा सोच के मत बैठो। शिंदे साहब का अगर इसमें पराभव हुआ तो शिंदे साहब का पराभव नहीं है, वो भाजपा का पराभव, वो भाजपा का पराभव। और विजय हुआ तो वो शिंदे साहब का और फडणवीस का विजय है। चलो, धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे अंधेरी उपचुनाव पर। हालांकि लड़ाई तो उपचुनाव का है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी भविष्य निर्भर है। इसमें बीएमसी का चुनाव का भविष्य है, इसमें महाराष्ट्र के चुनाव का भविष्य है, इसमें एकनाथ शिंदे जी के भविष्य शामिल है। तो हम इसके ऊपर एनालिसिस आगे करते रहेंगे। आप हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए। और एक बात मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं 2 दिन के बाद जा रहा हूँ अमेरिका, और अमेरिका से भी मैं वीडियो इनको भेजता रहूँगा और इनका निवेदन उसको साथ में जोड़ के आपके पास पहुँचते रहेंगे। खाली मेरा विमान का जो प्रवास है वो करीबन 18 घंटे का है और उसमें ब्रेक भी है, तो शायद 1-2 दिन गैप आएगी, मगर बाद में मैं बिल्कुल करूँगा। वहाँ से अभी दुनिया तो छोटी हो गई है तो वीडियो चलते रहेंगे, मगर अभी मैं ऑलमोस्ट बोर्डिंग के हिसाब से चल रहा हूँ। तो इसके लिए कंटिन्यू करूँगा वहाँ जी को मैं अपने मुद्दा भारत की तरफ से असल में इनको ही लेके जाना चाहिए था, वहाँ बैठ के करते थे। चलो, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय